किस पे थे हम लोग? फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हो चुकी थी। अब आ रहे हैं हम लोग हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टी पे, जो ड्राई कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टीज पे। फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में क्या क्या था? सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, और क्या था? वर्केबिलिटी, और क्या था? और कुछ था क्या? एक छूट गया था जिसका नाम है हार्शनेस। अब ये हार्शनेस क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, हार्शनेस मीन्स जो रफ होता है। वो वाला पॉन्ड्स का ऐड देखा है, गुगली वुगली बुक्स वाला? क्या होता है उसमें? विंटर पे स्किन ड्राई हो जाती है तो इतनी रफ होती है कि उस पर कोई भी मार्क आ जाता है, ठीक है? तो वो जो आपकी स्किन है वो कैसी है? हार्श स्किन है, रफ है, स्मूथ नहीं है, तो उसी को मैं बोलूंगी हार्शनेस। हमारे कंक्रीट में जब फ्रेश कंक्रीट है उस पर हार्शनेस कैसे आएगी? कैसे आएगी हार्शनेस? अगर उसमें वाटर की बहुत ज्यादा कमी होगी उसके बाद क्या होगा? फिर वो थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा और कहीं ना कहीं खुरदुरा सा रहेगा, स्मूथ नहीं दिखेगा, ठीक है? पानी कम होगा तो मेरे कंक्रीट में हार्शनेस आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये एक बच गया था। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खुद से पढ़ी हुई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका श्रिंकेज, सेकेंड है आपका क्रीप, थर्ड है आपका थर्मल एक्सपांशन। हाँ हाँ, जाओ जाओ। यहां तक तुम लोग को सुनाई दिया ना? अर्जेंट कॉल है तो उसको यहां स्पेशली, वो भी जोर से। नहीं, मैं घबरा गई अचानक से, क्या हुआ? कट गया? नहीं नहीं, यहाँ से एकदम ऐसे मेरे को लगा कुछ पर्सनल बात होगी तो ऐसे बोलेगा। पर्सनल बात भी तो जोर से बोल। चलो ठीक है। श्रिंकेज, क्रीप, थर्मल एक्सपांशन, इम्पर्मिएबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। अब ये सारी चीजें है क्या? नंबर वन श्रिंकेज। श्रिंकेज सबको पता है, चेंजेस इन वॉल्यूम। जो आपकी वॉल्यूम है वो सूखने के बाद चेंज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, उसको मैं बोलूंगी श्रिंकेज। तो मैं बोल सकती हूँ इसको चेंज इन वॉल्यूम। उसके बाद क्रीप। कोई बता सकता है क्रीप क्या है? क्रीप क्या होता है? क्रीपी का मतलब क्या होता है? डरावना, क्रीपी। लेकिन क्रीप उससे थोड़ा सा अलग है। क्रीप क्या है आपका? डिफॉर्मेशन, मतलब चेंजेस। एक डायग्राम बनाते हो, यहाँ पे ध्यान से देखना। कोटेश्वर खड़ा है, ठीक है? एक बीम है उसमें कोटेश्वर खड़ा है। अब ये बीम पे क्रीप होगा कोटेश्वर की वजह से। मेरा जो बीम है वो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। कितना डिफ्लेक्ट हुआ? डेल्टा डी। डेल्टा डी पे ये मुड़ गया और मुड़ के एक बेंड फॉर्म में हो गया ड्यू टू दिस पॉइंट लोड। इस लोड की वजह से ये मुड़ गया, तो इस जगह पे क्या हुआ? क्रीप डेवलप हुआ। और क्रीप कैसे डेवलप होता है? टाइम और टेम्परेचर के साथ। एक टाइम के बाद क्रीप डेवलप होगा, तुरंत से नहीं दिखेगा, और टेम्परेचर के साथ भी होता है। अगर मैं इस कंक्रीट में प्लास्टिक मटेरियल यूज करूं या कोई ऐसा मटेरियल यूज करूं जो टेम्परेचर पे पिघल जाता हो, डाउन हो जाता हो, तब क्या होगा? मेरा क्रीप डेवलप होगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? क्रीप मेरा टाइम एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट फेनोमेना है। टाइम एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट फेनोमेना है, जिसको मैं डिफॉर्मेशन बोल सकती हूँ। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं? पूरे जितना मैं पढ़ा रही हूँ, वर्केबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। सेग्रीगेशन 1 मार्क्स के लिए, ब्लीडिंग 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। अदरवाइज इसमें से आपको सारी चीजें 1-1 मार्क्स के लिए ही पूछेंगे, इससे ज्यादा का नहीं आता है क्वेश्चन,
ठीक है, वो भी शायद। वर्कैबिलिटी जरूरी है, पूछेगा ही, बाकी कुछ उतना नहीं पूछते। व्हाट इज थर्मल एक्सपांशन? थर्मल एक्सपांशन, एक्सपांशन मीन्स बढ़ना। अब बढ़ेगा कैसे? हीट और टेम्परेचर की वजह से, दैट इज योर थर्मल एक्सपांशन। इंक्रीज इन वॉल्यूम। What is impermeability? Not allow water, noise, anything to pass. इसको लिख दूं, not allowed to pass anything. What is durability? टिकाऊ। टिकाऊ means for a long duration. फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। और इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है? उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है प्रोडक्ट्स की कि ये बहुत लंबा सरवाइव कर गया। गुड, ठीक। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रेश कंक्रीट एंड हार्डन्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज। आपको इसमें 6 लिखना है, इसमें 4 लिखना है, टोटल 10 प्रॉपर्टीज है। आ जाएगा। वर्कैबिलिटी थोड़ा डिटेल में है। वर्कैबिलिटी में 4 टेस्ट थे आपके, स्लम कोन टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी टेस्ट और कैलिबॉल टेस्ट। ठीक है, कैलिबॉल टेस्ट नहीं बताई हूं मैं। कैलिबॉल टेस्ट आपके एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करने के लिए हमारे लैब में भी नहीं है। कैलिबॉल टेस्ट भी एक टेस्ट है जिसको हम वर्कैबिलिटी के लिए परफॉर्म करते हैं, इतना बस समझ लो। उसका डिटेलिंग में आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ स्लम कोन टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यही 2 को पढ़ना है। वीबी बताई थी क्या मैं? पर वीबी भी आपका नहीं आएगा, वीबी आपको दिखा सकती हूँ मैं लैब में। ठीक है, आप वर्कैबिलिटी के लिए 4 टेस्ट याद रखिए, स्लम कोन को एकदम से याद रखिए। ठीक है, स्लम कोन को नहीं छोड़ना है। मिटा दो इसको। क्रीप क्या होता है? किसी भी लोड की वजह से जब हमारे बीम पे कोई डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन आता हुआ नजर आता है, जैसे मेरे बीम क्या है, मुड़ गई, किस वजह से? यहाँ पे लोड पड़ रहा था, कितना मुड़ा? डेल्टा डी डिस्टेंस पे वो मुड़ गया। तो क्रीप आपकी ऐसी चीज है जिसमें डिफॉर्मेशन आपको दिखेगा एक टाइम और टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे क्रीप डेवलप होगा। ठीक है, कई बार अलमारी और दरवाजे मुड़ जाते हैं हमारे, बहुत लोड पड़ता है तो अलमीरा का ऐसा जो रहता है रैक वो भी मुड़ जाता है, वो क्रीप है। करें? चलो, अब आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट के बाद आता है, क्या आता है? क्या? अच्छा, लक्ष्मीपुरम। मैं वही बोलूं, क्या लिखने बोल रहे हैं बच्चे। अब आपका इसके बाद आता है, क्या चाहिए था क्या आपको? अब आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। आप लोगों ने कंक्रीट के टेस्ट देखे, अब कंक्रीट बनता कैसे होगा? बनता कैसे होगा उसको देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस को। सबसे फर्स्ट है आपका
ये देखो, हाँ ये देखो ध्यान से, आपका कुछ जो पोर्शन है आप लोग पहले से जानते हो, और इस पोर्शन में आपको थोड़ा सा और टेक्निकल चीजें पढ़नी है। सारी चीजें आप खुद से जानते हो क्या क्या है, कैसे मेरा कंक्रीट बनता है, उसके 6 स्टेप्स है। अब 6 स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेप है, ये वाला, इससे क्वेश्चन आता है। इसके पहले जो पढ़ाई थी वर्कैबिलिटी, उससे क्वेश्चन आता है। इसमें जो क्यूरिंग पार्ट है, इससे क्वेश्चन आता है और आया हुआ है। अब ये प्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले चलो कंक्रीट बनाते हैं, किसी भी ग्रेड का चूज कर लेते हैं। मैंने माना M15 या M20 किसी भी एक ग्रेड का मैं कंक्रीट बना रही हूँ। सबसे पहले क्या करूंगी, मैं बैच करूंगी और वे करूंगी। बैच मीन्स भाई सीमेंट लेके आओ, तुम रेती लेके आओ, ऐसे अलग अलग बैचिंग करूंगी। बैच करने के बाद उसको नापूंगी, सीमेंट 2 किलो, रेती 1 किलो, ग्रेवल या एग्रीगेट इतना किलो, सारी चीजों को मैं बैच करूंगी और वे करूंगी। ठीक है, मतलब क्या करूंगी, मेजर करूंगी कितने क्वांटिटी में मुझे चाहिए। हो गया। उसके बाद मैं करूंगी उसको नेक्स्ट स्टेप में मिक्सिंग। मिक्सिंग मीन्स मिलाना, जितना होगा सबको मिलाऊंगी। मिलाते कैसे हैं, पहले ड्राई स्टेट में मिलाते हैं, मिलाने के बाद फिर बीच में कुआं बनाते हैं, उसमें पानी ऐड करते हैं, फिर सबको एक साथ मिक्स करते हैं। अच्छा, सूखा क्यों मिला लेते हैं, वाई दे आर मिक्सड इन अ ड्राई फॉर्म, तो वो एक साथ भी कर सकते हैं, सीमेंट डाला, गिट्टी डाला, फिर पानी में डाल दिया। ताकि वो प्रॉपर मिले, सारी चीजें को उसमें ड्राई फॉर्म में अच्छे से मिल जाए, फिर पानी ऐड करो तो मॉइस्चर उसमें निकल जाए। ठीक, दैट इज मिक्सिंग। अभी तो हम लोग देखते हैं कि मशीन में होता है, पहले वो हैंड में भी होता था और मशीन में भी बाद में स्टार्ट हो गया। हैंड मिक्सिंग आप लोगों ने देखा है, जो ग्लव्स पहन के लेबर्स करते हैं वो हैंड मिक्सिंग है, पैरों में भी ऐसे पहनते हैं। और मशीन मिक्सिंग देखा होगा, बड़ी बड़ी मशीनों पे क्या नाम है उस मशीन का, हाँ मिक्सिंग मशीन या मिक्सर मशीन बोलोगे तो भी चलेगा। इस मशीन का ऐसा कोई नाम नहीं है, मिक्सर मशीन है, नाम मिक्सर मशीन दे दो, मिक्सिंग मशीन दे दो, कुछ भी गलत नहीं है। चलो, जब भी ये क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, आपको ये सारी चीजें लिखनी है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट तो भी यही सेम चीज लिखनी है, लेकिन उसमें स्टेप में पहले ये लिखोगे, स्टेप के ऊपर की हेडिंग हमेशा यही रहेगी। ये 6 स्टेप बदलने नहीं चाहिए, अंदर आप सेंटेंस बदलो पर स्टेप्स नहीं बदलने चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग मीन्स सब मिला लिया, सब कर लिया, उसके बाद उसको लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, जहां पे हमको कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे कैसे लेके जा सकते हैं, हाँ लिफ्ट से लेके जाए, तो मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ, ट्रांसपोर्ट मेरा हो सकता है एक, उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉवल से लेके जाओ, व्हील बैरो जानते हो, व्हील बैरो, व्हील बैरो मीन्स ऐसे ठेले गाड़ी टाइप की, उसमें भी लेके जाते हैं। ठीक, लिफ्ट से लेके जाते हैं। उसके बाद कई बार देखे होगे बड़े बड़े उसमें पाइप जैसे लेके जाते हैं, ऊपर पे पाइप की तरह सप्लाई होता है ऊपर, जब बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसको मैं बोलती हूँ बेल्ट कन्वेयर। ठीक, ये सारे आपके नॉर्मल मेथड्स है जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, सब पता है आपको, बोलते क्या है ये नहीं पता था। ठीक, खत्म। अब करोगे प्लेस, प्लेस कैसे करोगे, लेके चले गए, उसके बाद प्लेस कैसे करोगे, हाँ ये यहाँ पे एक और है, पंपिंग भी कर लो। प्लेसिंग कैसे करेंगे हम लोग, प्लेसिंग सिंपल है, अगर आपका रूफ बन रहा है, छत बन रही है, तो सीलिंग या ढलाई हो रही है, तो सीलिंग में क्या होगा आपका, डायरेक्ट जाके आप स्लैब में उसको फॉर्मवर्क के अंदर प्लेस करोगे। कॉलम बन रहा है तो कॉलम के फॉर्मवर्क में उसको प्लेस करोगे। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ, टू गिव अ रिक्वायर्ड शेप, जैसा आपको चाहिए वैसा आप उसको बनाएंगे। टू गिव अ रिक्वायर्ड शेप, कहीं भी प्लेस कर दो। उसके बाद है क्यूरिंग। क्यूरिंग मीन्स पानी डालना, पानी डालना होता है,
जो आप प्लेस किए, प्लेस करने के बाद वो सूखेगा, आराम से सूखेगा। सूखने के बाद आप फॉर्मवर्क को अलग करोगे, अलग करने के बाद आपका प्रोसेस होगा पानी डालने का, जिससे हमारी कंक्रीट पे स्ट्रेंथ आता है, दैट इज योर क्यूरिंग। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, वाटर एंड ट्रेनिंग इन कंक्रीट फॉर स्ट्रेंथ। अब ये पोर्शन थोड़ा लंबा है, ठीक। अब इसमें पानी डालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। क्या क्या मेथड्स हैं? सबसे पहले स्प्रे कर सकती हूं मैं, स्प्रेइंग एक टेक्निक है। स्प्रिंकल कर सकती हूं, स्प्रिंकल क्या टेक्निक है? स्प्रे और स्प्रिंकल में क्या डिफरेंस है? अच्छा, डिफरेंस तुम लोग खुद बताना, ठीक है। आप लोग सैलून में जाते हो, आप लोगों के बालों को गीला करते हैं, स्प्रेइंग मशीन रहती है, ठीक है। और स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना। जब डोसा बनता है तवे पे तो पानी छिड़कते हैं, वो स्प्रिंकल है। स्प्रे क्या है? जब आप सैलून में बैठे हो। क्या डिफरेंस है दोनों में? स्प्रे जब हम पानी पाइप से देंगे, दैट इज योर स्प्रे। स्प्रिंकल मीन्स आप मग्गे से उठा उठा के उसको डालो, या जैसे भी हो बकेट से डालो, किसी भी तरीके से डालो, दैट इज योर स्प्रिंकल। और आप लोगों ने ये देखा है, जब ऊपर सीलिंग पे पानी नहीं डाल पाते तो हम लोग ऐसे पॉन्ड जैसा उसमें बना के रख देते हैं, रेती से बनाते हैं, सीमेंट कंक्रीट से बनाते हैं और पानी डाल के रख देते हैं, तब बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी देखा होगा मेथड। और एक क्या देखा होगा, कॉलम्स में हम लोग जूट बैग गीला करके डालते हैं, ये भी देखा होगा। इसके अलावा कुछ और याद आ रहा है क्या? और कुछ देखा होगा? ये क्या है आपका? मेथड्स ऑफ क्यूरिंग है। उसके अलावा नहीं देखा है अब तक अपनी आंखों से आपने यही देखा है। अब एक नई चीज दिखाते हैं आपको, इलेक्ट्रिक क्यूरिंग, बिजली से क्यूरिंग। दूसरा इंफ्रारेड क्यूरिंग, स्टीम क्यूरिंग, उसके बाद है केमिकल क्यूरिंग। अब ये स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक क्यूरिंग है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक क्यूरिंग आपकी ऐसी क्यूरिंग है जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, पानी नहीं अवेलेबल होता। मोस्टली फॉरेन एरियाज में होता है, इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। जो कंक्रीट के अंदर आपकी आरसीसी की बार्स लगी होती है, छड़ लगी होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं स्ट्रेंथ लाने के लिए, तब हम उसको क्यूरिंग बोलते हैं, जिसमें पानी का कोई काम नहीं होता है। क्यूरिंग क्यों करते हैं? स्ट्रेंथ लाने के लिए। तब भी हम लोग देखना कुछ भी बनाते हैं तो पानी की टंकी में डुबो के रखते हैं, 7 दिन, 3 दिन, 28 दिन, अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेंथ उसके बाद आती है। अभी मोटार फिल करके रखे थे ब्रिक में, पानी में डुबो के रखे थे स्ट्रेंथ लाने के लिए। अब सेम चीज क्या है, स्ट्रेंथ हमको लानी है, पानी हमको यूज नहीं करना, इलेक्ट्रिसिटी पे फ्लो करा के आरसीसी बार्स में हम कंक्रीट में उसकी क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। दिस इज अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप इतना लिख लोगे तो काफी है। उसके बाद सेम प्रोसीजर है इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड क्या है आपका? इंफ्रारेड क्यूरिंग क्या है? इंफ्रारेड रेज है, ये भी रेज है, ये भी कहीं ना कहीं वेव्स है इसी के थ्रू। और इसके थ्रू क्या है आपका? इंफ्रारेड वेव्स सिमिलरली आपके आरसीसी बार्स में जाता है और क्यूरिंग करता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं करा पाते, वहां पे इंफ्रारेड वेव्स को हम लोग फ्लो कराते हैं, जो आरसीसी बार से उसके थ्रू। हाँ नहीं, पानी नहीं, पानी यूज ही नहीं होता है। एक होता है आपके कपड़े वॉश होते हैं,
जो पानी से वॉश होते हैं, एक होता है ड्राई क्लीन जिसमें पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता है, सिर्फ केमिकल से या पाउडर्स वगैरह से उसको वॉश करते हैं। तो यही सेम काम है इन दोनों का, एक इलेक्ट्रिसिटी से होगा, एक इंफ्रारेड से होगा, दोनों का डेफिनेशन सेम है। बस आपको लिखना है कि जो आरसीसी बार्स आपकी यूज हुई होगी कंक्रीट में, विदाउट आरसीसी बार्स आपकी कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनती। कॉलम बनाना हो, बीम बनाना हो, सीलिंग बनाना हो, फ्लोर बनाना हो, हर जगह पे आरसीसी बार्स यूज होती है। ठीक, तो आपकी दोनों चीजों को एंट्रेन करोगे बार में, आपका क्यूरिंग होगा। ये है स्टीम क्यूरिंग और केमिकल क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग क्या होती है, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पे पानी तो होता नहीं है, पानी मारोगे तो बर्फ बन जाएगा, पानी गर्म करोगे, हवा में उछालोगे, वापस बर्फ बन जाएगा। तब क्या करते हैं हम लोग, मशीन लगा देते हैं चारों तरफ से और बर्फ को पिघलाया जाता है। बर्फ को पिघलाएंगे तो स्टीम निकलेगा, उसी स्टीम से क्यूरिंग होगी, तुरंत नीचे से वो स्टीम जो बनेगी उससे वो क्यूरिंग होगा। दैट इज योर स्टीम क्यूरिंग। कहाँ पे यूज होगा, जहाँ ठंड बहुत होगी, जहाँ हमको वाटर का स्टेट लिक्विड फॉर्म में नहीं मिल सकता, वहां पे हम उसको वेपर्स वाली स्टेट पे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल क्यूरिंग। हर चीज का तोड़ क्या होता है, केमिकल। जब किसी से काम ना बने तो केमिकल्स करो। केमिकल क्या काम करेगा, सिंपल किसी भी एटमॉस्फेयर में जहाँ पानी हमको कम यूज होता होगा या पानी कम मिलता होगा, केमिकल की एक कोटिंग कर देते हैं हम लोग, जिससे वो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है। पूरे कॉलम्स वगैरह में हम केमिकल्स को क्योर कर देते हैं, केमिकल की एक पेंट लगा देते हैं, वार्निश पेंट जैसे लगाते हैं ना, वैसे ही लगाते हैं इसको। दैट इज योर केमिकल क्यूरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैडम इतना लिख देंगे तो हो जाएगा, क्या सारे लिखोगे तो अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। एक एक लाइन भी लिखोगे कि क्या होता है तो भी कितने पॉइंट्स है, 3 3 6 2 8। क्यूरिंग क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अब एक टॉपिक आता है कि अगर अच्छी क्यूरिंग नहीं हुई तो क्या हो सकता है। ये एडवांटेजेस है क्यूरिंग का, कैसे कैसे कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है क्यूरिंग का, मैं ओरली बता देती हूँ। डिसएडवांटेज, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आएगी, जितना प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे उसकी सारी की क्वालिटी खराब हो जाएगी क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा। क्रैक्स डेवलप होगा, क्रीप डेवलप होगा, श्रिंकेज होगा, सारी प्रॉपर्टीज लिख देना जो जो पढ़ाया था। ठीक है, सारी चीजों को इंटररिलेट करके लिखोगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखना कैसे मैं बताऊंगी सीटी के पहले। ठीक है, पता चल गया ना 28 से सीटी है, ये कंफर्म है। आप टिकट बुक करा लो, जहां जाना है चले जाओ। चलो नेक्स्ट है आपका फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या होता है, आपकी क्यूरिंग के बाद देखना कहीं ना कहीं फॉर्मवर्क लगता है तो एक अनइवन सरफेस हो जाता है। यहाँ से फॉर्मवर्क लगाया, दूसरा फॉर्मवर्क जोड़ा तो बीच में से एक लाइन आ जाएगी क्योंकि वहां से कंक्रीट निकल जाता है, तो एक सरफेस में अनइवननेस होता है, तो उसको प्लेन करना रहता है। क्यों, क्योंकि उसके बाद प्लास्टर करेंगे, पेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब वो जो आपका सरफेस पे एक इवन टेक्सचर आना है वो किससे आएगा, फिनिशिंग से। फिनिशिंग कुछ नहीं, एक टेक्निक है जिससे आपका टेक्सचर इवन रहे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। आपको फिनिशिंग समझ नहीं आया, जैसे मैंने फॉर्मवर्क लगाया। फॉर्मवर्क जानते हो क्या होता है, जो लकड़ी और स्टील्स यूज होते हैं लगाने के लिए, कॉलम बनाने के लिए। अब मैंने लगाया सपोज यहाँ पे कॉलम पे, यहाँ पे एक फॉर्मवर्क लगाया, यहाँ पे एक लगाया, तो बीच में इतना गैप है। अब कंक्रीट गीला है तो क्या होगा, यहाँ से कुछ पोर्शन कंक्रीट का निकल जाएगा। अब फॉर्मवर्क हटा दोगे तो क्या होगा, सूखने के टाइम पे यहाँ पे एक अनइवन सरफेस दिखेगा क्योंकि मेरा फॉर्मवर्क प्लेन नहीं था। तो ये जो सरफेस है उसको क्या करेंगे, ये लोग हटा के प्लेन कर देंगे, इवन कर देंगे। पेंटिंग से पहले देखते हैं घिसते हैं, पुट्टी लगाते हैं जहाँ क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो इसीलिए वो है आपका फिनिशिंग। पूरा फिनिशिंग मतलब अच्छे से इवन सरफेस प्रोवाइड करना। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, खत्म डाउट। चलो अब एक और पढ़ लेते हैं। अच्छा, थोड़ा ज्यादा हड़बड़ी हो गई है क्या, अभी ये पढ़ाऊंगी, उसके बाद मंडे को जब लैब होगा ना, तो मंडे का लैब थोड़ा अलग है। मंडे का लैब कैसा है आपका, आप लोग वो चीज कभी देखे नहीं हो। सर्वे क्या होता है, कभी देखा है, सर्वे करते हुए देखा है, एक दूरबीन लगाते हैं, दूर से सर्वे करते हैं, तो वो आप लैब में करोगे। पर उसके लिए मुझे आपको थ्योरी बतानी पड़ेगी कि सर्वे कैसे करते हैं, रीडिंग्स कैसे लेते हैं, क्या देखते हैं उसमें, वो सब आपको कुछ भी नहीं पता है।
कल खत्म करते हैं सेकेंड यूनिट, उसके बाद सर्वे का थोड़ा बता दूंगी, तो मंडे तक आप लोग ट्रेन हो जाओगे कि सर्वे करते कैसे हैं। सैटरडे तो पुराना पिछला सब बता दूंगी, और मंडे को भी मैं सारी चीजें बता दूंगी कि कैसे होता है सर्वे लैब। सर्वे लैब में मजा आएगा, लैब के बाहर करोगे आप लोग सब, पूरे खुले गार्डन में, कैंटीन के सामने, जहां जाना है दूर दूर तक सब बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे। सर्वे करने का टाइम ठीक लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, वो दूरबीन लगाते हैं ना, दैट इज योर डंपी लेवल, डंपी लेवल से आप करते हो। चलो, अब आपका टॉपिक है सबसे पहली चीज, आप किसी भी कंक्रीट को बनाओ या कुछ भी करो तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर टर्म याद रखना है दिमाग में, स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कितनी है। तभी हम उस कंक्रीट के ग्रेड को चूज करेंगे, कंक्रीट में श्रिंकेज को देखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम है कि भाई उसमें रेजिस्टेंस कितना है लोड को बियर करने के लिए। तो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई मेरी, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को हम लोग जस्टिफाई या टेस्ट कैसे करते हैं, सेम प्रोसीजर। आपको एक क्यूब बनाना है, क्यूब किसका बनेगा, कंक्रीट का बनेगा। देखे होगे कंक्रीट क्यूब स्लैब में बने हुए, उन क्यूब्स को आपको 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 28 दिन के लिए क्यूरिंग करना है। ठीक किया, क्योर करने के बाद जितनी स्ट्रेंथ उसकी आएगी, उस स्ट्रेंथ को हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे स्ट्रेंथ वाली बुक से। जैसे 28 दिन पे है तो कितनी स्ट्रेंथ उसकी आनी चाहिए, अगर 7 दिन है तो कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। चलो, अब मैं बोल सकती हूँ आपको स्ट्रेंथ के लिए मैं टेस्ट करूँगी। तो अगर मैं स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट करूँगी तो कहाँ पे, क्यूब बनाने के बाद टेस्ट किस वाले मशीन पे करूँगी, मशीन का नाम क्या होगा, इसके पहले तो किए हो आप लोग, सीटीएम मशीन में। स्टेप 1 है मेरा, सबसे पहले मेक अ कंक्रीट मिक्स। ऑफ एनी ग्रेड, किसी भी ग्रेड का एक कंक्रीट मिक्स बना लो, M10, M20, M15। दूसरा स्टेप 2, सबसे पहले ग्रीस द मोल्ड। आप मोल्ड को ग्रीस करोगे और प्लेस करोगे कंक्रीट को। कंक्रीट के अलावा जब भी आप केक भी बनाते हो तो केक टिन को पहले ग्रीस करते हो, वैसे ही आप इसको भी ग्रीस करोगे ताकि जब वो ओपन करो तो इजीली अच्छे से निकल के आए मोल्ड से बाहर। ऑयल से कर लो, केमिकल्स आते हैं उससे कर लो, ग्रीस से कर लो, ग्रीस भी आता है उससे कर लो, कोई भी ल्यूब्रिकेंट फॉर्म आप उस पर यूज करोगे जो आपके कंक्रीट के मटेरियल से रिएक्ट ना करता हो, ऐसे केमिकल्स यूज करने हैं। ठीक है, हाँ, वो क्या होता है, हाँ, यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। आप अलग से केमिस्ट्री से कोई लैब से कोई नया केमिकल लेके आ जाओगे तो वो रिएक्ट कर सकते हैं, वो नहीं करना है। जो आम चीजें हमेशा यूज करते हैं वो कर सकते हैं। हमारे सर लोग तो सिंपल ग्रीस ही यूज कर लेते हैं, ग्रीस ही लगा देते हैं, सस्ता भी पड़ता है, इजी भी है। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3, प्लेस द कंक्रीट। अच्छा, अब प्लेस करने के बाद आप क्या करोगे, ड्राई इट एंड कीप इट फॉर क्यूरिंग। आफ्टर क्यूरिंग, अब क्यूरिंग वर्ड समझ में आ रहा है सबको, आफ्टर क्यूरिंग इन टैंक
4, 3, 7 और 28 days place it in CTM machine and note the failure or cracks until cracks which आप क्या करोगे, सीटीएम मशीन में क्योरिंग करने के बाद 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन, तीनों में से कुछ भी दिन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सीटीएम मशीन में रखोगे। जब तक क्रैक डेवलप नहीं होता या फेलियर नहीं होता उसका, तब तक उसमें लोड डालोगे और लोड को नोट करोगे। लोड को नोट किया, उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके कंक्रीट का कितना स्ट्रेंथ है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के बाद कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लोड तो मैंने बता दिया। अब आपका कंप्रेशन या कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो है वो होगा लोड जितना आपने नोट किया अपॉन एरिया बेड फेस। इससे आप क्या करोगे, नोट कर लोगे कि कितना स्ट्रेंथ आ रहा है। जितना स्ट्रेंथ आएगा वो न्यूटन या किलो न्यूटन पर एमएम में आएगा। ठीक है, इजी है और कुछ नहीं करना है। किलो न्यूटन में आ सकता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ सकता है, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर, कहाँ जो भी यूनिट हो। इतना ध्यान रखना, नीचे एरिया निकाले हो तो स्क्वायर में और ये आपका किलो न्यूटन या न्यूटन में, बाकी सारी चीजें सही है। अब एक चीज है इसका आप में, आप लोग कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहे हो कि मैम अगर 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन, यही दिन क्यों चूज किया गया क्यूरिंग के लिए। थोड़ी अजीब बात है ना, 28 दिन में भी क्यूरिंग हो जाएगी, 3 में भी होगी, 7 में होगी, तो मैं 3 वाला ही चूज करूं, मैं क्यों 28 दिन तक रुकूंगी। कोई नहीं पूछ रहे हो। इसका एक बहुत मिटा दूं, नहीं खत्म हो गया क्या लेक्चर। अच्छा 2 मिनट रुक गया बस, ये बता के खत्म करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगी। ठीक है, 3, 7 और 28 का क्या लॉजिक है।